मध्य प्रदेश आज स्वास्थ्य के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। पिछले कोरोना काल की अगर बात की जाए तो एक ऐसा युग हमने देखा जो कहीं ना कहीं ना ही सिर्फ भारत देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कई सारी मुसीबतें लेकर के आया। इसी बीच जब कोरोना काल शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में एक हड़कंप मच गया कि आखिरकार अब इससे हम ओवरकम कैसे करेंगे। क्या कभी हम घरों से बाहर निकल पाएंगे? क्या दोबारा से सुचारू रूप से अपनी जिंदगी जी पाएंगे? इसी बीच मध्य प्रदेश में भी जब ये दुविधा सामने आई तो डॉक्टर सुदाम खाड़े हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आईएएस हैं, 2006 बैच के, मध्य प्रदेश कैडर के। भोपाल में उस समय कलेक्टर के नाते अपने सेवाएं दे रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी हेल्थ कमिश्नर की। सर, कोरोना काल सबके लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, एक मतलब मुसीबतें ऐसी आ गई, समझ में नहीं आया क्या करना है। और आपको उस समय भोपाल में ही आप थे, कलेक्टर के नाते जिम्मेदारियां अपनी निभा रहे थे और हेल्थ कमिश्नर के नाते आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि ओवरकम कैसे किया जाए इसको। सर, कैसे जो है इन सब सिचुएशंस को टैकल किया, कैसे जो है मध्य प्रदेश इससे निकल पाया? मैं एक्चुअली वहाँ जब कोरोना शुरू हुआ था तो मुझे यहाँ संचालक स्वास्थ्य का दायित्व दिया गया था और मैं इनिशियली ये सही था कि कोरोना के बारे में एक अप्रत्यक्ष भय हर जगह पे था और किसी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी थी। तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले तो किस प्रकार से इसका जनता के साथ और एग्जिस्टिंग जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें शासकीय, निजी और अन्य जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए उसके बारे में रणनीति बनाई और टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट के जो हमारी नीति थी उसके तहत यहाँ काम हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि ये एक जैसी नीति पूरे प्रदेश में लागू की गई। मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा मॉडल उभर के आया था जिसमें पॉलिटिकल विल भी बहुत अच्छी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें खुद अपने नेतृत्व देते हुए पूरे प्रदेश को प्रतिदिन लगभग उसकी समीक्षा की जाती थी। एक जिसके बारे में बोल रहा था कि ये लोगों को एक भय था और साथ ही क्या करना इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो सबसे अच्छा यहाँ लोगों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए लोगों को इसमें जोड़ा गया। तो जन भागीदारी का जो मॉडल था वो सबसे अच्छा मध्य प्रदेश में था क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर्स, पुलिस और प्रशासन के सभी लोग फील्ड में काम कर रहे थे। लॉकडाउन लगाने से लेकर लोगों को बेसिक सुविधाएं देना, उपचार करना, रेफरल करना, फॉलोअप करना और दवाई और साथ साथ बाकी इक्विपमेंट की सप्लाई करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और ये सिर्फ एक किसी विभाग या शासन द्वारा करना संभव नहीं था। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर और प्रदेश के ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर पर कमेटियाँ बनी जिसको क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का नाम दिया गया। और एक बहुत बेहतरीन मैकेनिज़्म था क्योंकि बहुत ही डायनामिक मैकेनिज़्म था और वहाँ के कलेक्टर्स, वहाँ की कमेटियाँ, वहाँ के जनप्रतिनिधि और जो स्वाभाविक नेता थे उन सभी लोगों ने हर लेवल पे अपने अपने मोहल्ले की, अपने अपने ग्राम पंचायत की और ग्राम की जिम्मेदारी संभाली, अपने एक नेतृत्व दिया और लोगों को जो भी आवश्यकता है, सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ लोगों को आइसोलेट करने की बात थी, ट्रांसमिशन रोकने की बात थी और ये संक्रमण रोकने की जो चेन तोड़ने का काम था, बहुत अच्छा काम लोगों ने खुद अपने हाथों में लिया। वो एक मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण था कि मध्य प्रदेश में बाकी चूँकि वहाँ काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी लेकिन कंपैरेटिवली उसकी जो पीड़ा है वो कम मुझे लगता है झेलनी पड़ी। साथ ही एक योजना भी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत हमने एक्सटेंड किया था उसको और लोगों को फ्री में उपचार मिल जाए। तो सिर्फ आयुष्मान ही नहीं लेकिन अस्पताल जो जहाँ भी उपचार होता था उसमें आयुष्मान के तर्ज पर यहाँ लोगों को मुफ्त उपचार दिए गए और शासकीय अस्पतालों में भी बहुत अच्छा काम किया और लोग, ज़्यादातर लोग शासकीय अस्पतालों में एडमिट होना पसंद करते थे और अस्पतालों की उसी दौरान ही ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर दवाओं की सप्लाई और अब जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की दवाएं आती थी, इनका भी एक राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे हमने एक 24/7 एक कंट्रोल रूम बनाया था। उससे ये सप्लाई दिन रात व्यवस्थित की गई थी। साथ ही जो, चूँकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का सप्लाई प्रोडक्शन नहीं होता है, उसके बावजूद भी
रेलवे से या एरोप्लेन से और जिस भी मार्ग से आते थे उसकी पूरी समीक्षा और मॉनिटरिंग की जा सकती थी ताकि लोगों को अच्छी सुविधा दी सके। जो लास्ट पार्ट था बहुत महत्वपूर्ण था। अल्टीमेटली लोगों को जो इम्यूनिटी डेवलप करनी थी वो वैक्सीनेशन चाहिए थी, और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया था और देश में एक उसका भी एक नज़ारा सबसे अच्छा मॉडल यहाँ पे देखा गया। सबसे अधिक यहाँ जैसे इलेक्शन मोड पे एक वैक्सीनेशन होता है, वहाँ एक दिन में वैक्सीनेशन होता था। कस्बे से लेकर जंगलों से लेकर नदी के एक पार हर जगह पे लोग मुश्किल जगह पे जाते थे, लोगों को प्रमोट करते थे। हर व्यक्ति ने इसमें काम किया, जनप्रतिनिधि से लेकर जो स्वाभाविक नेता थे, अधिकारियों ने, जो कल्याण संस्थाएं थी उन्होंने भी, और सब एक लीडरशिप देते हुए लगातार हमारे अलग अलग हमने एक फेजेस में किया, और मुझे लगता है कि लगभग 90% से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया और उसको हम इजीली कर पाए। मुझे लगता है कि एक ओवरऑल ऐसा एक माहौल था, एक परिवार के रूप में पूरा राज्य ने काम किया। और साथ ही एक बताना चाहूँगा कि उसी दौरान हमको पता चला कि मध्य प्रदेश में कुछ जो कमियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं या अन्य जो कमियां हैं, उसको हमने काफ़ी सीखा और आने वाले समय में फिर इसको सुधार के लिए काम किए। अगर बात की जाए, जैसे आपने मध्य प्रदेश मॉडल की बात की, हेल्थ के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कुछ समय पहले सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड बनाने की शुरुआत की गई। अभी मध्य प्रदेश की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 7.25 करोड़ है, और जो जुलाई के आंकड़े सामने आए कि 3,60,000 से अधिक कार्ड बन चुके हैं, यानी कि लगभग 50% जनसंख्या को इतने कम समय में अचीव कर लिया गया। कैसे देखते हैं इसको, मतलब किसको जो है इसका श्रेय देते हैं और क्या कहेंगे सर इसके बारे में? जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी हम कोविड में इसकी शुरुआत कर चुके थे और लगातार हमने आयुष्मान आपके द्वार अभियान 1.0 चलाया, फिर द्वितीय चरण चलाया, अब तृतीय चरण अभी प्रारंभ हो गया है। और हमने देखा कि चूँकि लोगों को सेकेंडरी और टर्शियरी केयर करने के लिए एक बहुत ही कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा है आयुष्मान भारत में, और उससे सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी ये थी कि लोग इसमें पहले शामिल हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, एनरोल हो, उनके कार्ड बने ताकि वो अस्पताल में जा सके। हमने लगातार अलग अलग जितने भी कार्यक्रम शासन के चले, बीच में यात्राएं चली, सब कुछ चला, उसी दौरान इसको अभियान के रूप में लिया गया इसको, और सबसे ज़्यादा काम इसमें हुआ। मैं बताने मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है जिसमें सबसे अधिक कार्ड बने हैं। और एक चीज़ है कि जैसे कि हमारे पास 4 करोड़ 20 लाख के आसपास हमारे हितग्राही है, उसमें 3 करोड़ 70 लाख के लोगों के हमारे कार्ड बन चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जब हमारे यहाँ शहडोल में आए थे 1 जुलाई को इसी साल, तब हमने डिजिटली सिंगल क्लिक से सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित भी किए। जो डिजिटल वितरण हुआ था वो जब सबसे अधिक देश में बड़ा कार्यक्रम था। साथ ही 1 करोड़ फिजिकल कार्ड हमने वितरित किए और लगातार फिजिकल कार्ड का भी काम चल रहा है। और एक मुझे बताने में खुशी होती है कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जो लोग इनकम टैक्स पे नहीं है, इनकम टैक्स पे ही है और जो अन्य शासकीय योजना में शामिल है, उनको छोड़ के बाकी लोगों को भी इस योजना को एक्सटेंड किया है। तो एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ ये हमारा एक अगला कदम है। कुछ समय पहले कुछ आंकड़े जो है वो जारी किए गए। अगर पिछले 2 दशकों की बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो जैसे 2003 के आंकड़े आए कि उस समय केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 25 मेडिकल कॉलेज हैं। उस समय पैरामेडिकल स्टाफ 7,500 था, आज 51,000 है। और चाहे बाल मृत्यु दर हो, उसमें भी कमी देखने को मिली है, मातृ मृत्यु दर हो, उसमें भी कमी देखने को मिली है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया सर? जैसे मैंने कहा कि लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी बात होती है कि बजट की होती है। मध्य प्रदेश का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले साल में हमारा लगभग 12,000 करोड़ का बजट हुआ था, और दोनों चिकित्सा, शिक्षा और हेल्थ का देखें तो लगभग 16,000 करोड़ का हमारा बजट है। ये बहुत बड़ी बात है और हम लगभग 5% हमारे जो बजट का पार्ट इसमें देते हैं। दूसरी बात, हमने पिछले 2-3 सालों में जो काम किए हैं, क्योंकि हमारे गैप एनालिसिस हमने पूरा किया, लगभग 5,500 करोड़ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी चल रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स है, CHCs है, PHCs है और सब हेल्थ सेंटर हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में विकसित भी हो रहे हैं। उसमें लगभग 800 नई संस्थाएं पिछले 3 साल में ही हमने प्रारंभ की है। दूसरी बात थी कि एक
लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर करने के लिए हमने, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये हमारे इंडिकेटर ठीक करने के लिए हमको जनता के बीच जो सबसे हमारा पहला इंस्टीट्यूशन है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वो सब हेल्थ सेंटर है। मध्य प्रदेश में हमको भारत सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करने का भी कार्य प्रारंभ हुआ था। हमारे पास जो टारगेट था उससे लगभग 110%, लगभग 11,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने स्थापित किए हैं, जो मुख्यतः लोगों को प्राइमरी केयर, कंसल्टेशंस, वैक्सीनेशंस और जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य है वो प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है लोगों को एएनसी चेकअप करने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए, डिलीवरी के लिए, रेफरल करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। ये सब महत्वपूर्ण हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किए हैं और देश में 110% करने वाला पहला राज्य है जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए हैं। दूसरी बात, और एक सप्लाई हमारे यहाँ होता है कि ड्रग्स की सप्लाई जो होती है हमारे यहाँ पे, तो पहले हमारे पास 295 ड्रग ही हम जिला अस्पताल पे देते, उसको बढ़ा के संख्या हमने 530 कर दी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम हमारे सभी जिला सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमारे CHCs और PSA में देते हैं। और लगभग और एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों का होता है कि डायग्नोस्टिक में खर्चा होता है। हमारे यहाँ अभी 134 प्रकार की जिला स्तर पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होती है। सिमिलरली हमारे 12 टेस्ट हमारे सब हेल्थ सेंटर पे होती है, 34 से 42 प्रकार की टेस्ट हमारे PHC पे होती है और ऐसी टेस्ट हमारे सिविल हॉस्पिटल में होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सुबह जाते हैं और दोपहर तक रिपोर्ट मिल जाती है, उनके व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट मिल जाती है। दूसरे एक हमारे यहाँ जिला अस्पतालों में हमने CT स्कैन PPP मोड पे किए हैं, जिससे लोगों को हर जिले में ये रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सुविधा हमने प्रारंभ की है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने कोशिश की है कि लोगों को उच्चतम, सुलभ और आसानी से लोगों को उपचार मिल सके। उसके लिए आप जानते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ में, और सबसे बड़ा अगर कोई उसका पोर्शन है वो जाता है हमारे ड्रग्स पे, डायग्नोस्टिक्स पे, कितने हम लोगों को इंडोर रखते हैं और उनकी सुविधाएं देते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे लगभग हर ज़िले में और कुछ सिविल अस्पतालों में हमने डायलिसिस की सुविधा की है। प्रतिदिन हम लगभग 10,000 साइकिल्स करते हैं, 4,000 हमारे CT स्कैन्स होते हैं, लगभग कई लाख से ऊपर हमारी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है और 4,000 के ऊपर लोगों को हम रेफरल करते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों का देते हैं। हमारे यहाँ पर 2 लाख की OPD है, लगभग 10,000 हमारे IPD होती है, 10 से 15,000 लोगों को हम टेली कंसल्टेशन देते हैं। ये प्रतिदिन के मैं आंकड़े बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम लगातार एक इंडिकेटर्स हमारे हैं। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आप हेल्थ में कई बार अब अस्पताल में जाते हैं तो लोगों को दिक्कत आती है कि कई बार टेस्ट नहीं होते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, दवाइयों की कमी होती है। वो पूरा गैप एनालिसिस हमने किया और जैसे मैं कहना चाहूँगा कि हमको बजट की कोई कमी नहीं रही इस दौरान, और जो अच्छा काम हम कर सकते तो हमने किया। और दूसरी बात, जो काम प्राइवेट से कर सकते थे आउटसोर्स पे या PPP पे, जैसे मैंने कहा कि हमारे CT स्कैन, हमारे लैब्स, हमारे डायलिसिस, रेफरल्स, टेलीकंसल्टेशन, ऐसी जो सुविधा जिसके लिए निजी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होता है, उसको हमने इससे एनरोल किया है। जहाँ तक आपने जो प्रश्न पूछा था उसके ऊपर मैं आना चाहूँगा, क्योंकि ये सब जितनी भी सुविधाएं हैं वो तभी सफल हो सकती हैं जब हमारे पास बहुत अच्छा मानव संसाधन है। तो पिछले 3 साल में लगभग 52% हमने HR में बढ़ोतरी की है। पिछले सिर्फ डॉक्टरों की बात करें हम, विशेषज्ञों की और मेडिकल ऑफिसर्स की, तो लगभग 2,500 डॉक्टरों की नियुक्ति हमने पिछले 3 साल में की है। ये नियमित पदों की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली हमारे बॉन्ड के डॉक्टर्स होते हैं, हमारे पास NHM से हम संविदा से करते हैं, ये भी हमने किया है। एक डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम भी होता है, वो देश में सबसे पहले हमने लागू किया। और आप जानते हैं कि डॉक्टरों को और अच्छा प्रमोट करने के लिए हमने कुछ यहाँ मध्य प्रदेश में अच्छी स्कीमें भी आई हैं। 1-2 विशेष स्कीम का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक है जो रिसेंटली आपने पेपर में पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में DACP लागू की गई है, जिसका मतलब है डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। एक डॉक्टरों के लिए आप जानते हैं कि बहुत कमी रहती है, क्योंकि एक विशेषज्ञ है, लोग प्राइवेट निजी क्षेत्र में उनके पास काफ़ी अवसर होते हैं, शासकीय सेवा में वो लोग रहे। इसलिए शासन ने अभी रिसेंटली कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है कि डॉक्टरों को
जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको जो एश्योर्ड ग्रेड पे मिलता है वो पहले से जो था उसको कम करते हुए 5, 10 और 15 साल में उनको एश्योर्ड ग्रेड पे मिलेगा, ताकि लोग एक जो डायनेमिक एश्योर्ड कैरियरेशन की अवधारणा उसको पूरा हो सके। सिमिलरली स्पेशलिस्ट के लिए और जो हमारा टीचिंग स्टाफ है ऐसे उनके लिए भी किया गया है। मुझे लगता है उसे डेफिनेटली डॉक्टर्स में आकर्षित हो जाएंगे। और एक चीज़ है कि आप देखते हैं कि एक ही डॉक्टर कभी प्रशासन का काम करता है, कभी स्पेशलिस्ट का डॉक्टर का काम करता है, कभी प्रोटोकॉल में चला जाता है, कभी प्रोग्राम मैनेजमेंट करता है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट बन नहीं जाती और कई बार जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है उसमें थोड़ी कमी हो रहती है। तो हमने एक मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट काडर बनाया, जिसमें हमारे 4 पहलू थे। हमने एक मेडिकल ऑफिसर काडर बनाया, दूसरा स्पेशलिस्ट काडर बनाया, और तीसरा पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट काडर बनाया, और चौथा हमारा जो पिलर था वो हॉस्पिटल मैनेजर्स का है। इसकी वजह से हमने जो स्पेशलिस्ट है वो स्पेशलिस्ट का ही काम करेंगे, मेडिकल ऑफिसर अपनी संस्थाएं संभालेंगे और कुछ जगह पे जहाँ ड्यूटी है वहाँ काम करेंगे। और तीसरी बात, जो हमारा एक्चुअल काम प्रशासन का होता है, जो मेडिकल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट होता है और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके लिए हमने स्पेशलाइज काडर बनाए। उसके लिए उनकी खास जो विशेषज्ञताएँ थी वो भी रखी है। विशेषतः कम्युनिटी मेडिसिन या पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट जिन्होंने डिप्लोमा किए हैं उनको हमने रखा है। और चूंकि हमारे पास अभी लगभग 45,000 बेड अलग अलग संस्था में हुए हैं, हमारे खुद एक बड़ी संस्था एक अस्पताल में चलाते, उसको हॉस्पिटल मैनेजर्स की नियुक्ति हमने PSA से करवाई है, ताकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और उसमें खुशी की बात यह है कि लगभग मोर देन 60% पद इन काडरों में भर चुके हैं, और आने वाले समय में उसको हम धीरे धीरे भरते उसका कर देंगे। तो एक स्पेशलाइज्ड एक काडर हमारा बन चुका है और उसके परिणाम आने वाले समय में देखने चालू हो जाएंगे। आखिरी संक्षिप्त में एक राय भी कह सकते हैं, मेरा सवाल भी कह सकते हैं। आपके अगर सफ़र की बात की जाए, क्योंकि भारत में UPSC सबसे मुश्किल जो है एग्ज़ाम है, और लाखों विद्यार्थी इसकी तैयारी करते हैं, करोड़ों बच्चे वो जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनके मन में होता है कि मैं भी चलकर एक IAS ऑफिसर बनूं। लेकिन जब आपकी जीवनी के बारे में मैंने देखा, बचपन बड़ा संघर्ष भरा आपका रहा। घर में अगर बात की जाए पर्सनल लाइफ की, निजी ज़िंदगी की, 2 भाई आपके वो नहीं रहे, माता के लिए आप इकलौते सहारा थे, वो नहीं चाहते थे कि आप 10वीं के बाद आप आगे स्टडीज़ के लिए जाएं, घर में कोई नहीं रहेगा, फिर महाराष्ट्र से यहाँ तक का सफ़र। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि एक मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। युवाओं की अगर बात करें तो डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तैयारी करते हैं, और सुसाइडल केस जो है देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। सर, उनको क्या राय देंगे, क्या सुझाव आप देंगे? आपका भी बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा है, उनके लिए सर प्लीज़ कुछ। मुझे लगता है कि संघर्ष अपने हर एक व्यक्ति के जीवन का इंटीग्रल पार्ट है, और बिना संघर्ष मुझे लगता है कि वो यश भी मुझे लगता है उतना कीर्तिमान नहीं होता है। ये कठिनाई आती है, हमको उसे सीखना चाहिए, वो कठिनाइयों के अपने तरीके से अपने सोल्यूशन निकालने चाहिए, और मुझे लगता है कि उसके बाद ही जैसे हम कहते हैं कि उसके बाद जीत है, तो हर एक के लिए मिलती है। और ये सही है कि हमको हमारे परिवार के साथ एक सपोर्ट सिस्टम होती है। जैसे मैंने कहा कि मैं इसमें आया कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम मेरे पीछे है, हमको उस सपोर्ट सिस्टम के साथ काम कर लेना चाहिए। हमको अनावश्यक लगता है कि हमारे पीछे कोई नहीं, लेकिन बहुत लोगों का संघर्ष हमारे साथ रहता है, हमारे टीचर्स होते हैं, परिवार होता है, हर एक का अलग अलग कंट्रीब्यूशन, उसको हमको याद रखना चाहिए। तब हमको लगेगा कि अगर हमारा जो इंट्रिंसिक जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको किसी प्रकार डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आने के लिए ही होते हैं, लेकिन हम कैसे उसको फेस करते हो अपना तरीका होते हैं। उसको डरने की, उससे पलायन करने की, उससे भागने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे लिए जो लोग काम करते हैं उनकी हमेशा हमको चिंता करनी चाहिए। मैं ज़रूर इतना कहूँगा, स्पेशली युवाओं को, ये सही है कि आपने आजकल सुसाइडल और अन्य टेंडेंसीज बढ़ी है, ये चैलेंजेस हैं, इसको इस प्रकार से आसानी से अपने जीवन को जो अनमोल है इसको इस तरफ से जाने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी दुख भरा दिन बहुत लंबे समय पर नहीं होता है, उसके बाद इमीडिएटली आपको बहुत अच्छे से आशा का किरण और सुखद क्षण तत्काल आते हैं। वो ज़रूर है कि आप उस लोगों को कितना आसानी से, कितने अपने टेम्परामेंट से उसको चीज़ों को हम आसानी से बियर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये बहुत सुंदर अनमोल जीवन है,
इसको अपनाइए और जो नेगेटिव थॉट्स है उसके ऊपर आप ओवरकम करिए। तो आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर सुदाम खाड़े, हेल्थ कमिश्नर मध्य प्रदेश, और किस प्रकार से जो चैलेंजेस आए, ना ही केवल जीवन में बल्कि उसके बाद जब सेवाएं देने आए उस समय भी चैलेंजेस आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट था और उसी की बदौलत आज जो है मध्य प्रदेश उन चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और कई सारे कीर्तिमान जो है स्थापित कर रहा है, इसको लेकर के अपनी राय रखी।